हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीजें सीखते हैं, वह भी मजेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार है ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। तो बच्चों, आज है शनिवार और शनिवार के दिन हम लोग कुछ नई नई चीजें सीखते हैं। आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद देखेंगे 2 मनोरंजक कार्यक्रम, द बेस्ट पपी और मीनू एंड कोकू, हमारा विशाल आम का पेड़, और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सैटरडे स्पेशल कार्यक्रम। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। गुजरात राज्य का एक खुशहाल इलाका है सौराष्ट्र, जिसे काठियावाड़ भी कहते हैं। इसी में समुद्र के किनारे बसा हुआ एक पुराना शहर है पोरबंदर। आज से 150 साल पहले यह एक रियासत थी। यहाँ एक राजघराने का शासन था। यहीं पर 2 अक्टूबर 1869 को मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। पुतली बाई, मोहन की माँ, उन्हें प्यार से मोनिया कह के बुलाती थी। मोहन के पिता करमचंद कभा गांधी, उनके पिता की ही तरह वे भी राज रजवाड़ों में दीवान थे। दीवान यानी रियासत के प्रधानमंत्री। करमचंद जी कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए थे, पर उनकी सूझबूझ और नेकदिली में सभी का भरोसा था। वे हमेशा शुद्ध न्याय ही करते थे। धन बटोरने का लोभ उन्होंने कभी नहीं किया। पुतली बाई थी धर्म की पक्की, लंबे और कठोर उपवास रखती, रोज प्रणामी संप्रदाय के मंदिर जाती, जहाँ वेद, पुराण और गीता के साथ ही कुरान और तरह तरह के संतों के उपदेश भी लिखे होते थे। मोहन का घर 3 मंजिल और 12 कमरे वाला, इसी में उनका जन्म हुआ। मोहन के भाई लक्ष्मीदास और करसनदास और बहन रलियात। मोहन सबसे छोटे थे। छुटपन में उनकी बहन रलियात उन्हें खूब खिलाती थी और खूब बहलाती थी। मोहन बहुत चंचल थे, जरा देर भी शांत नहीं बैठते थे। कुत्तों के कान उमेटने में उन्हें बहुत मजा आता। मोहन के घर मजेदार स्वादिष्ट खाना पकता था। वैष्णव शाकाहारी भोजन। तरकारी बनाने के लिए सब्जी अक्सर उनके पिताजी ही काटते थे। जब वो 5 साल के थे, तब उनका परिवार राजकोट चला आया और जल्दी ही उनके पिताजी वहां के दीवान बन गए। ओखा नाम का एक लड़का उनके घर पर सफाई करने आता था। मोहन उससे दोस्ती करना चाहते थे, पर उनकी माँ कहती कि ओखा अछूत है, उसे छूना नहीं चाहिए। मोहन को छुआछूत गलत लगती थी, पर माँ का कहा टालना भी गलत था। राजकोट में मोहन नियमित पाठशाला जाने लगे, पर उन्हें स्कूल अच्छा नहीं लगता था। लाज आती थी, डर लगता था कि दूसरे उन पर हंसेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे। वो जरूरत से ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे, शिक्षकों से भी नहीं। घंटी बजते ही अंदर जाते और कक्षा पूरी होते हुए दौड़ के बाहर निकलते और घर चले जाते। उनकी किताबें और पाठ ही उनके दोस्त थे। मोहन एक मामूली छात्र थे,
ना तो बहुत होशियार और ना ही एकदम फिसड्डी। हाँ, उन्होंने कभी शिक्षकों या सहपाठियों से झूठ नहीं बोला था, ये उनसे होता ही नहीं था। एक बार अध्यापक महोदय ने खुद उनसे नकल करने के लिए कहा, लेकिन ये बात उन्हें समझ में नहीं आई। विद्यालय के पाठ ही पूरे नहीं हो पाते थे, कुछ और पढ़ना तो दूर की बात। पर एक बार उन्होंने अपने पिता की लाई एक किताब पढ़ी। उसमें माता पिता की सेवा करने वाले श्रवण कुमार की कहानी थी, जिसे बाद में उन्होंने एक चलचित्र में भी देखा। मोहन एकदम श्रवण कुमार जैसा बनना चाहते थे। उसका असर इतना गहरा पड़ा कि मोहन ने चलचित्र का संगीत अपने बाजे पर बजाना सीख लिया। मोहन के माता पिता सत्य और धर्म को सदा ही मानते थे। उन्होंने देखा कि वे सच्चाई के लिए सब कुछ त्याग कर सकते हैं। उनके ऊपर श्रवण कुमार और राजा हरिश्चंद्र की कहानियां, सत्य की ताकत मोहन के मन में और गहरी बैठ गई थी। उस समय नौटंकी दिखाने वाले घूमते रहते थे, खेला दिखाने के लिए। एक बार राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखने मोहन गए। हरिश्चंद्र हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते थे। मोहन को नाटक इतना बढ़िया लगा कि बार बार देखने की इच्छा होती। नाटक के वाक्य वो अपने मन में दोहराते और उन्हें लग सब लोग हरिश्चंद्र की ही तरह सत्यवादी क्यों नहीं हो जाते। क्या तुमने हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार की कहानियां सुनी हैं? अगर नहीं तो तुम्हारे आसपास जो हैं, तुम उनसे पूछना, ये कहानियां बहुत ही खास हैं। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम महात्मा गांधी जी की शादी और उनके स्कूल के कुछ किस्सों के बारे में बात करेंगे। Hello everyone, Bouncy here again. Do you love animals? We will now see a story of how a boy adopts a puppy as a pet for himself. We will also see what lessons we can learn from this boy's act of kindness. Once upon a time, there was a farmer whose dog had 5 little puppies. Deciding to sell them, he put up a sign. Soon, a little boy came up to him and said, "Please, Farmer Money, can I have one of your puppies?" The farmer said, "Oh, little boy, the puppies cost a lot of money. I don't think you can afford to buy one." The boy was sad, but then he reached into his pocket and pulled out a few coins. "Is this enough to pet the puppies?" he asked. The farmer gave in and whistled for his dog. The mother dog ran out with 4 lovely furry puppies.
The boy was delighted by looking at the cute little puppies. And then he noticed that there was one more puppy limping towards him. It seemed to have a problem with its leg and couldn't run. If you were the boy, which puppy would you have chosen? The boy cuddled the little lame puppy and asked the farmer, "Please, Farmer Money, could I keep this one?" "I don't think you'll want that one," said the farmer. "He can't run and play like the others." "I don't mind, Farmer Money," replied the little boy. "You see, I don't run well myself." The boy lifted up his trouser to show the farmer that he was wearing a brace. "This little puppy will need someone who understands him," finished the boy. The farmer was moved to tears. He gently picked up the puppy and gave it to the boy. "He's yours," he said, "for no charge." Did you like the story? The little boy could understand how the puppy felt because he too felt the same way. Do you try and understand what other people feel too? Form pairs and discuss with your partner a situation that bothered or upset him or her. You have to try and understand how your partner felt and what could have been done to make him or her feel better. Thank you for sharing. Yes, we should help those who are less fortunate than ourselves or those who are in trouble, even before they request us to help them. Goodbye. Hi friends, Brisky here. Let us listen to a story where we can learn how bad it is to make fun of others' appearances. This will enable us to understand others' feelings and respect them. Minu is a little octopus who lives in the sea. She is very proud of her 8 arms and pretty eyes. Koku is a tall coconut tree who lives on the shore. He is a sweet and friendly tree. Hi Koku, ready to play? Hi Minu, it is good to see you. They are very happy until one day when Minu starts to tease Koku. Oh Koku, you are such a skinny tree. Look at me. I am plump and cute. Poor Koku gets very upset. Am I really that skinny? And every day Koku would cry by himself. Oh, I must be really ugly. Koku is so unhappy that his leaves start to droop and he looks very sad. Minu soon noticed that something was wrong. What is wrong with you? You look really sad. You keep saying I'm so skinny. It makes me very unhappy. I'm so sorry, Koku. I didn't mean to hurt your feelings. I was just teasing you. Please forgive me and smile. You didn't mean it? That's great to hear. I'm so relieved now. Koku is so happy that he isn't really a skinny, ugly tree, that his branches and leaves straighten up and sway once more in the lovely breeze. Minu never teases him or anyone else ever again. What did you learn from the story? Have you ever teased someone? Have you ever felt like Koku? There are times when we say things to others that might hurt their feelings. For instance, if your friend is wearing a shirt that you think is terrible, what would you do? Will you say, "Oh, why are you wearing that ugly shirt?" Or will you say, "I love that shirt you're wearing"? Or will you say nothing and just greet him? It is better to say nothing about how a person looks than say something hurtful. If your friend's milk teeth have fallen off
and he has a gap in his teeth, what would you say to him? Ha ha, you look so funny. Hey, you're growing up. You'll soon have permanent teeth. Losing milk teeth is a normal part of growing up. There is no need to make fun of it. If a friend has had a bad haircut and is upset, what would you do? Comfort her and tell her hair will grow back quickly. Tease her, laugh at her, and make her cry. Tell her the haircut is amazing. It is your job to comfort your friend when she is upset and not tease her. Lying to her that her haircut looks amazing will not help. A new child has joined your school and he is not as tall as the other kids. He is the shortest in the class. You and your friends would call him Shorty. You will tease him by getting down on your knees while talking to him. You will tell him that height doesn't matter at all and tell other friends not to tease him. Making up nicknames and teasing someone because of how he or she looks like or acts is rude and unkind. Hence, you would tell him that height doesn't matter at all and tell other friends not to tease him. So you see, let's try and stay away from teasing others. It pays to be nice to everyone. हमारा विशाल आम का पेड़। मीनू, यह आम बड़ा रसीला है। हाँ चीनू, यह आम का पेड़ भी बड़ा है। मुझे यहाँ खेलना अच्छा लगता है। सब लोग इधर आओ, मैं तुम्हें इस विशाल आम के पेड़ की कहानी सुनाता हूँ। बच्चों,
क्या तुम जानते हो कि यह विशाल वृक्ष एक घर भी है अनेक पक्षियों का और कुछ पशुओं का भी। यह विशाल वृक्ष कभी एक नन्हा पौधा था। ओह, यह नन्हा पौधा इतना विशाल वृक्ष कैसे बन गया? एक दिन जब मैं तुम्हारी तरह बच्चा था, बहुत तेज हवा चली। वह हवा बीज लेकर आई। वह बीज मिट्टी में दब गया। कुछ समय बाद मैंने एक नन्हा पौधा निकलते देखा। क्या तुम जानते हो कि नन्हे पौधे के मित्र कौन थे? आप बंदर चाचा? हाँ, मैं तो सबका मित्र हूँ ही। उसकी मित्र हवा थी और वर्षा और सूर्य। इन्होंने बीज से पौधा बनने में बीज की मदद की। इन्होंने पौधा बनने में मदद कैसे की? हवा ने सांस लेने में पौधे की मदद की। वर्षा और सूर्य ने पौधे को बढ़ने में मदद की। पौधा बड़ा होने लगा, इसमें टहनियां आने लगी। बस यह पौधा विशाल और मजबूत वृक्ष बन गया, जिसमें अनेक हरे पत्ते हैं। चीनू, इधर आओ, इस पत्ते को पकड़ो। चाचा, इसके बाद क्या हुआ? इस पर नन्हे फूल आने लगे। फिर छोटे हरे फलों से पूरे वृक्ष की टहनियां लद गई। धीरे धीरे फल बड़ा हुआ। पहले फल छोटे थे और फिर वे धीरे धीरे पके पीले आम बन गए। और अब हमारे सामने है यह विशाल आम का पेड़। हाँ, अब यह एक सुखद स्थान है, पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए, बच्चों के लिए और उन लोगों के लिए जो सूरज की गर्मी में थक जाते हैं। यह छाया देता है। यह पक्षियों, पशुओं और मनुष्यों को भोजन व रहने की सुविधा देता है। धन्यवाद चाचा, आपकी कहानी बहुत बढ़िया थी। चाचा, आज हमने बहुत से नए शब्द सीखे। कौन से शब्द? जरा मुझे बताओ। जरूर चाचा। घोंसला, वर्षा, हवा, सूर्य, टहनियां, बीज, पत्ते, पौधे, वृक्ष। बहुत अच्छे। आओ अब शब्दों से एक खेल खेलें। शब्दों से खेल?
बहुत मजा आएगा। हम कैसे खेलेंगे? सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। वृक्ष हमें देते हैं फल, पुस्तकें। वृक्ष हमें देते हैं फल, वृक्ष हमें देते हैं छाया, गर्मी। वृक्ष हमें देते हैं छाया, वृक्ष हमें देते हैं आश्रय, मिठाइयाँ, वृक्ष हमें देते हैं आश्रय। वृक्षों का मित्र है सूर्य। नन्हा खरगोश वृक्षों का मित्र है सूर्य। नन्हा पौधा बड़ा होकर विशाल बनता है। घर, वृक्ष। नन्हा पौधा बड़ा होकर विशाल वृक्ष बनता है। वृक्ष हमें देते हैं फल, वृक्ष हमें देते हैं छाया, वृक्ष हमें देते हैं आश्रय। वृक्ष का मित्र है सूर्य। नन्हा पौधा बड़ा होकर विशाल वृक्ष बनता है। बंदर चाचा, ये तो मजेदार है। क्या हम एक खेल और खेलें? अच्छा, अब हम वृक्षों पर पाई जाने वाली चीजों की चारों ओर वृत्त बनाएंगे। उल्लू, पुस्तकें, बंदर, पक्षी, पत्ते, फ्रॉग, इल्ली या कैटरपिलर। बंदर चाचा, हमें वृक्ष पर मिलते हैं उल्लू, बंदर, पक्षी, पत्ते
और इल्ली या कैटरपिलर। बहुत बढ़िया चीनू, तुमने ठीक कहा। अच्छा, अब आखिरी खेल में मैं एक बार तुम्हारी मदद करूंगा, फिर तुम कोशिश करना। यह एक आम है, यह एक पीला आम है, यह एक बंदर है, यह एक छोटा बंदर है, यह एक वृक्ष है, यह एक विशाल वृक्ष है, यह एक पौधा है, यह एक नन्हा पौधा है। बच्चों, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। तुम्हारे माता पिता चिंता कर रहे होंगे। आपने ठीक कहा। धन्यवाद, आज हमें आपके साथ बहुत मजा आया। प्रश्नोत्तर। पेड़ पर कौन सा फल लगा था? आम। आधा पक्षी क्या कर रही थी? अपने बच्चों को दाना खिला रही थी। पौधे के मित्र कौन हैं? सूर्य, हवा और वर्षा। बच्चे क्या कर रहे थे? झूल रहे थे। क्या आपके घर के निकट वृक्ष है? क्या अपने घर के पास लगे वृक्षों के नाम बताओगे? फल देने वाले कुछ वृक्षों के नाम बताओ। जामुन, सेब, केला, संतरा, अमरूद, और नारियल का पेड़। क्या तुम मेरे साथ इन्हें मिलाओगे? फल, फल,
टहनी, टहनी, वृक्ष, वृक्ष, पत्ता, पत्ता, झूला, झूला, फल, टहनी, वृक्ष, पत्ता, झूला, फिर मिलेंगे। अलविदा। संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम के तहत आज चिंपैंजी एनक्लोजर के बारे में जानेंगे। चिंपैंजी मानव गोरिल्ला और ओरांगुटान की तरह होमिनिडे परिवार का सदस्य है जो लगभग 60 लाख वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया से अलग हो गया था। वर्तमान में चिंपैंजी की 2 प्रजातियां हैं। एक प्रजाति का नाम है पैन पैनिस्कस जो एक आम चिंपैंजी है और दूसरी प्रजाति का नाम है बोनोबो जो कॉन्गो के जंगल में रहता है। चिंपैंजी जिसे आम बोलचाल की भाषा में कभी-कभी चिंप भी कहा जाता है, बोनोबो, गोरिल्ला, मानव और ओरांगुटान के साथ होमिनिडे परिवार के सदस्य हैं। आम नर चिंपैंजी की ऊंचाई खड़े होने पर 5.6 फीट तक होती है और इसका वजन अधिक से अधिक 70 किलोग्राम होता है। मादा चिंपैंजी नर चिंपैंजी से कुछ छोटी होती है। आम चिंपैंजी के लंबे हाथ फैलाए जाने पर शरीर की ऊंचाई से अधिक 1.5 गुना अधिक होते हैं और चिंपैंजी के हाथ इसके पैरों से लंबे होते हैं। ये अपने लंबे शक्तिशाली हाथों का इस्तेमाल पेड़ों पर चढ़ने के लिए करती है।
जमीन पर चिंपैंजी आम तौर पर अपने सभी चारों हाथ पैरों पर अपनी उंगलियों की गांठों का इस्तेमाल करते हुए चलते हैं और सहारे के लिए हाथों को भींच कर रखते हैं। इसकी खाल काली होती है। चेहरे, उंगलियां, हाथ की हथेलियां और पैर के तलवे बाल रहित होते हैं और चिंप के पास पूंछ नहीं होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि चिंपांजी नेचुरली इंडिया में नहीं पाए जाते हैं। ये मूलतः अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, कुछ अफ्रीकन में, और ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। पटना चिड़ियाघर में काफ़ी आकर्षण का केंद्र है और ये 2013 में ये एक नर और एक मादा चिंपांजी को नंदनकानन जू से लाया गया था और ये अभी लगभग 10 साल के 8 से 10 साल इनकी उम्र हो गई है और इनका नाम जो मेल है उसका नाम कार्तिक है और फीमेल का नाम सुभद्रा है। कम जू में ही इंडिया में चिंपांजी हैं और इसके लिए हमें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। इनके खाने का, इनका डाइट का, सब कुछ का विशेष ख्याल रखा जाता है। सर्दी तथा गर्मी में इनका डाइट विशेषकर चेंज होता जाता है उसी के हिसाब से। और जो मैच्योरिटी है इनमें 8 से 10 साल में ये मैच्योर हो जाते हैं और इनका एवरेज जो लाइफ स्पैन है वो 40 साल तक होता है। चिंपैंजी अनेक नर और मादा वाले सामाजिक समूहों में रहते हैं जिन्हें समुदाय कहा जाता है। समुदाय के भीतर एक निश्चित सामाजिक पदानुक्रम होते हैं जो एक सदस्य की सामाजिक स्थिति और दूसरों पर उसके प्रभाव से निर्धारित होता है। चिंपैंजी मनुष्य के गैर शाब्दिक संवाद की तरह स्वरों के उच्चारण, हाथ के इशारों और चेहरे के हाव भाव के प्रयोग से आपस में संवाद करते हैं। आम वयस्क चिंपैंजी, विशेष रूप से नर, बहुत ही आक्रामक हो सकते हैं और ये अपने क्षेत्र के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। संजय गांधी जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम आपको पानी में निवास करने वाली एक ऐसी प्रजाति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका अस्तित्व संभवतः हम इंसानों की उत्पत्ति के पहले से ही पानी में हो चुका था। इसे हम मछली कह के पुकारते हैं। इन्हीं रंग बिरंगी मछलियों के निवास स्थल को संजय गांधी जैविक उद्यान में मछली घर के नाम से जाना जाता है, जो देखने में बिल्कुल मछली की तरह है। यहाँ बने मछली घर में 44 अलग अलग टैंक हैं, जो 44 विभिन्न प्रजाति की रंगीन मछलियों का इठलाता मचलता शानदार संसार है, जिसे देखकर किसी की आंखें आश्चर्यचकित रह जाती हैं। आज लगभग जितने भी जू हैं इंडिया में, सब में छोटा या बड़ा एक्वेरियम है
और पटना जू में भी इसी तरह का एक एक्वेरियम है जो काफ़ी रमणीक जगह पर है। यहाँ पर जो एक ओल्ड लेक है, चारों तरफ आर्टिफिशियल लेक है, उसके बीच में एक आइलैंड की तरह ये एक्वेरियम अवस्थित है और ये 1993 में इसका संचालन शुरू किया गया था। और इसका जो बिल्डिंग है इसकी भी आकृति एक मछली की तरह बनाई गई है। अभी तत्काल में पटना जू में एक्वेरियम में मैरीन फिशेस नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको अपग्रेड करके मैरीन फिशेस को भी रखा जाए। बहुत से तरह की फिशेस हैं जिनके बारे में अलग अलग बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ का नाम मैं बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे जितने भी फिशेस हैं जो जनरली मार्केट में भी मिलते हैं, हम लोगों ने उसे रखा है और अच्छा से उसको कैसे एज ए हॉबी भी एक्वेरियम कीपिंग को परस्यू किया जा सकता है, उसको यहाँ जो भी दर्शक आते हैं वो सीख सकते हैं। जो मेन स्पीसीज यहाँ पे हैं, येलो पैरट है, कार्प्स हैं, इसके अलावा ग्रीन टेक्सास हैं, ग्रीन टेट्रा है, फिन जेब्रा है, सिल्वर शार्क है और टर्टल की भी वैरायटी है, पिराना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे स्पीसीज यहाँ पे रखे गए हैं रंग बिरंगे। जो भी दर्शक यहाँ आते हैं उसके बारे में, उसके नोमेनक्लेचर उसको देख करके को एक बायोडाइवर्सिटी संरक्षण के बारे में भी जानकारी मिलती है कि हमारी दुनिया इतनी रंग बिरंगी है, इतने तरह के फिशेस जिन्हें ऐसे एक जगह देख पाना मुश्किल होता है, हमारे एक्वेरियम के थ्रू देख सकते हैं। कई सभ्यताओं के साहित्य, इतिहास और उनकी संस्कृति में मछलियों का विशेष स्थान है। मछली घर एक ऐसी दुनिया है जो हर उम्र के लोगों को खूब भाता है। यहाँ आने वाले बच्चों के लिए तो मानो ये एक अनोखी अनूठी दुनिया है। सप्ताह में उसको सफाई किया जाता है पानी का। जाड़े के दिन में हम लोग हीटर लगाते हैं जिसका टेम्परेचर 28 डिग्री रहता है और मछली बीमार है तो उसको 30 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं। उसके लिए टेरामाइसिन दवा जब बीमार पड़ता है तो एंटीबायोटिक दवा है दिया जाता है। झील के पास अवस्थित मछली घर के चारों तरफ पेड़ लगाए गए हैं जो इसे खूबसूरती प्रदान करते हैं। आज के कड़ी में बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे फिर एक नए जानवर के एनक्लोजर के पास। तब तक के लिए नमस्कार। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे।
स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल, वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। आशा करती हूँ बच्चों, आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।